डियर स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस लॉ का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड देयर रिवोकेशन। प्रस्ताव, स्वीकृति एवं खंडन। इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग डिस्कस किया और कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के जो फीचर्स उसमें होने चाहिए वो जब हमने मेंशन किए, वो जब हमने डिस्कस किए, तो उसमें जो सबसे पहला फीचर था दैट वाज प्रपोजल एक्सेप्टेंस। प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस को अब हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा हमने पहले कहा कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए उसमें जो फीचर्स होने चाहिए वो सारे लास्ट चैप्टर में हमने कवर किए। यहाँ वही सारे के सारे फीचर हमने चैप्टर वाइज डिटेल में डिस्कस करने हैं, और इसी वजह से जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो सारे के सारे आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की समरी भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि प्रपोजल का मतलब क्या होता है। प्रपोजल का सिंपल सा मतलब है, जैसा हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं, कि अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के सामने किसी भी काम को करने या ना करने की विलिंगनेस इस इंटेंशन से एक्सप्रेस करता है ताकि दूसरे पर्सन की विलिंगनेस का उस काम को करने या ना करने के बारे में पता चल सके, तो ये कहा जाता है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के सामने प्रपोजल रखी। जो पर्सन प्रपोजल रखता है उसे प्रोमाइज़र कहा जाता है या उसे प्रपोजर कहा जाता है। जिस पर्सन के सामने वो प्रपोजल रखता है, जिसकी एक्सेप्टेंस वो जानना चाहता है, उस पर्सन को प्रोमाइजी कहा जाता है या उसे एक्सेप्टर कहा जाता है। इंग्लिश लॉ में इसको ऑफर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन दोनों की सेंस एक ही है। अगर हम प्रपोजल की डेफिनेशन की बात करें तो इसे डिफ़ाइन किया गया सेक्शन 2A में, जो बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन वाले चैप्टर में हमने कवर किया था। वहाँ यही सारी बातें एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी में मेंशन की गई हैं। सेक्शन 2A में बताया गया है, व्हेन वन पर्सन, अब ध्यान से सुनिएगा, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू एन अदर हिज विलिंगनेस टू डू or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। अब हम अगर इसे समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। अगर एक पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन के सामने अपनी विलिंगनेस किसी काम को करने के बारे में या ना करने के बारे में एक्सप्रेस करता है ताकि दूसरे पर्सन की विलिंगनेस उस काम को करने या ना करने के बारे में पता चल सके, तो हम कहेंगे कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के सामने प्रपोजल रखी। हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक्स वाई को ये कहता है कि क्या वो उसकी मोटरसाइकिल 25,000 रुपये में ख़रीदेगा। तो यहाँ एक्स वाई से ये जानना चाहता है कि क्या वाई उसकी मोटरसाइकिल 25,000 में ख़रीदेगा या नहीं ख़रीदेगा। यहाँ एक्स को हम प्रपोजल रखने वाला हम प्रपोजर कहेंगे या हम उसे प्रोमाइज़र कहेंगे। जिस पर्सन के सामने वो प्रपोजल रखी गई है, जो यहाँ पर वाई है, उसने जवाब देना है, उसने अपनी इंटेंशन क्लियर करनी है। जब वो जवाब हाँ में दे देगा तो उसे एक्सेप्टर या प्रोमाइजी कहा जाएगा। फिर इसके बाद इन्हीं पॉइंट्स को हम एक और अलग एंगल से एक्सप्लेन करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है इस चैप्टर का, वो है एलिमेंट्स और मेन फीचर्स ऑफ प्रपोजल। एक प्रपोजल में मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। उसमें एक प्रपोजल में कम से कम 3 बातों का होना ज़रूरी है। कम से कम कितने फीचर होंगे? 3। सबसे पहला फीचर, सबसे पहला जो कंटेंट है वो होता है देयर मस्ट बी 2 पार्टीज़। अंडरस्टूड है? कम से कम 2 पर्सन होंगे, एक प्रपोजल रखने वाला, दूसरा वो पर्सन जिसके सामने प्रपोजल रखी जाएगी। जो प्रपोजल रखता है उसे प्रोमाइज़र कहा जाता है, जिसके सामने प्रपोजल रखी जाती है उसे एक्सेप्टर कहा जाता है या उसे प्रोमाइजी कहा जाता है। दूसरा फीचर है वो है विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। प्रपोजल किस चीज़ के बारे में हो सकती है? किसी काम को करने के बारे में हो सकती है या किसी काम से अलग रहने के बारे में हो सकती है, उस काम को ना करने के बारे में हो सकती है। अगर वो किसी काम को करने के बारे में है तो उसे पॉजिटिव प्रपोजल कहा जाएगा। वो किसी काम को ना करने के बारे में है तो उसे नेगेटिव प्रपोजल कहा जाएगा। एक्स ने वाई के सामने प्रपोजल रखी कि क्या वो उसकी मोटरसाइकिल खरीदेगा। एक्स वाई की विलिंगनेस को जानना चाहता है, तो ये पॉजिटिव प्रपोजल है। एक पर्सन ने ए ने बी की पेमेंट करनी है 1 लाख रुपए, और वो ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं कर पाता है। वो बी को ये कहता है कि जो ड्यू डेट पर आपको मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप मेरे ऊपर कोर्ट केस मत करो 1 महीने तक, तो मैं आपको इसके बदले में थोड़ी सी एडिशनल अमाउंट भी दे दूँगा। यहाँ वो चाहता है कि बी ये काम उसके लिए ना करे। तो यहाँ ये प्रपोजल ए के द्वारा बी के सामने रखी गई है, इसे हम नेगेटिव प्रपोजल भी कहते हैं। लेकिन दोनों में पर्पस क्या है? विलिंगनेस को जानना। फिर इसका जो तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, जो प्रपोजल को प्रपोजल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है,
वो है द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजल इज़ टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। जो पर्सन प्रपोजर है वो दूसरे पर्सन की विलिंगनेस को जानना चाहता है, इसीलिए वो दूसरे पर्सन के सामने प्रपोजल को रखता है। अगर उसका पर्पस दूसरे पर्सन की विलिंगनेस को जानने का नहीं है, अगर हम किसी पर्सन के सामने कोई बात रख रहे हैं लेकिन हम उसकी विलिंगनेस को जानने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो वो प्रपोजल होगी ही नहीं, वो प्रपोजल ना हो करके प्रपोजल से कुछ अलग हो जाएगा, जो हम पॉइंट आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो किसी भी प्रपोजल के प्रपोजल होने के लिए उसमें कम से कम 3 बातों का होना ज़रूरी है। कम से कम 2 पार्टीज़ होंगी, दे मस्ट बी 2 पार्टीज़। सेकेंड फीचर विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। तीसरा फीचर द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजर इज़ टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। इसके बाद जो हमने सबसे लास्ट फीचर इसमें लिखा, जिसमें हमने कहा कि हम दूसरे पर्सन की विलिंगनेस को जानना चाहते हैं, तभी वो प्रपोजल कहलाती है, नहीं तो वो प्रपोजल ना हो करके कुछ और कहलाएगी। अब ये कुछ और का क्या मतलब है, यही बात हम यहाँ डिटेल में एक अलग हेडिंग में डिस्कस करने वाले हैं। अलग हेडिंग में से मेंशन किया जाएगा। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट कंटेंट है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रपोजल एंड इंटेंशन टू मेक ए प्रपोजल। पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन प्रपोजल एंड इंटेंशन टू मेक ए प्रपोजल, प्रस्ताव तथा प्रस्ताव करने की इच्छा में अंतर। जो सबसे लास्ट फीचर है वो यहाँ हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के सामने एक ऑफ़र रखता है इसलिए कि दूसरे पर्सन की विलिंगनेस को वो जान सके, तो वो प्रपोजल है। लेकिन अगर एक पर्सन अपनी एक बात दूसरे पर्सन के सामने सिर्फ एक्सप्रेस कर रहा है, अगर आप ये अपने दोस्त के सामने कहें कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी मोटरसाइकिल 25,000 रुपये में बेच दूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अपना फ़ोन 10,000 रुपये में बेच दूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अपना कंप्यूटर 10,000 रुपये में बेच दूँ, तो यहाँ आप अपने दोस्त के सामने प्रपोजल नहीं रख रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड उसके साथ शेयर कर रहे हैं। आपकी इंटेंशन किसी भी स्टेज पर उस पर्सन की, उस दोस्त की विलिंगनेस को जानना नहीं है। अगर वो उसके बदले में आपको शाम को पैसे लेकर के आपके सामने आ जाए कि ठीक है मुझे बेच दो, तो यहाँ उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने उसके सामने प्रपोजल नहीं रखी थी। प्रपोजल और इंटेंशन टू मेक ए प्रपोजल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इंटेंशन टू मेक एन प्रपोजल सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन के सामने एक्सप्रेस की गई अपनी इंटेंशन होती है, वो उसकी अपनी सोच होती है, वो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड होती है। वहाँ वो दूसरे पर्सन की विलिंगनेस को जानने में इंटरेस्टेड नहीं होता। इसलिए प्रपोजल और इंटेंशन टू मेक एन प्रपोजल दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। इसी तरह से एक टर्म जो प्रपोजल के साथ मिलती जुलती हुई लगती है लेकिन वो प्रपोजल नहीं होती है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उनका डिफरेंस हम यहाँ मेंशन करेंगे, वो है प्रपोजल एंड एन इनविटेशन टू मेक ए प्रपोजल। प्रपोजल एंड एन इनविटेशन टू मेक ए प्रपोजल, इन दोनों में क्या अंतर होता है, यहाँ हम वो एक्सप्लेन करेंगे। हेडिंग हो गया प्रस्ताव तथा प्रस्ताव करने के निमंत्रण में अंतर। अब यहाँ दूसरी टर्म क्या होगी, इनविटेशन टू मेक ए प्रपोजल। इनविटेशन टू मेक ए प्रपोजल का मतलब होता है कि अगर एक पर्सन इस तरह का एनवायरनमेंट तैयार करता है, इस तरह की वो बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेस करता है, इस तरह की वो अपनी फीलिंग्स दूसरे पर्सन के सामने एक्सप्रेस करता है, जिससे ये समझ आता है कि वो दूसरे पर्सन को अपने पास प्रपोजल रखने के लिए इनवाइट कर रहा है, तो वो प्रपोजल ना होकर के क्या हो जाएगी, इनविटेशन टू मेक ए प्रपोजल। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप यहाँ पर मेंशन करते हैं। एक टर्म होती है टेंडर, जिसे हम टेंडर मंगवाना कहते हैं, जिसे एक आम बोलचाल की भाषा में कोटेशन मंगवाना कहते हैं। एक सरकारी काम करने के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर को कहा जाता है कि ये काम है, इस काम को करने की ये शर्तें हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे यहाँ टेंडर दे सकते हैं। तो जो टेंडर होता है वो इन्विटेशन टू मेक ए प्रपोजल होता है। सरकार ने आपके सामने एक माहौल तैयार किया, इन्वाइट आपको किया, वो अगर आप उनको इन्विटेशन भेज देते हैं, अपने काम करने की विलिंगनेस भेज देते हैं, तो वो इन्विटेशन टू
मेक ए प्रपोजल है। अब वो एक्सेप्ट होता है या नहीं होता वो अगली स्टेज होगी। इसी तरह से जो दुकानों के बाहर प्राइस लिस्ट लगी होती हैं, जो कैटलॉग्स होते हैं, जो ब्रोशर्स होते हैं, वो आपको इसलिए दिए जाते हैं कि ये प्रोडक्ट है, इस रेट पर अवेलेबल है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप हमारे यहाँ इस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए आ सकते हैं, आप इन्वाइटेड हैं। इसी तरह से जो कॉलेज के या यूनिवर्सिटीज़ के प्रोस्पेक्टस इशू किए जाते हैं वो भी इन्विटेशन टू मेक एन प्रपोजल के एग्जांपल्स होते हैं। दुनिया भर की जो सेल्स की एडवर्टीजमेंट होती हैं, जो ऑफ़र्स होती हैं, जो डिस्काउंट्स ऑफ़र्स होती हैं, वो सारी की सारी भी इन्विटेशन टू मेक ए प्रपोजल होती हैं। और इसी के अलावा जो वैकेंसीज़ निकलती हैं जिसमें आप वैकेंट पोस्ट के लिए अलग अलग जगह पर आपसे रिज्यूम मांगे जाते हैं, एप्लीकेशंस में इनवाइट की जाती हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं प्राइस की इंक्वायरी करते हैं तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो किस कैटेगरी में आएंगे। ऑल दीज एग्जाम्पल्स विल बी कवर्ड इन द कैटेगरी ऑफ इन्विटेशन टू मेक ए प्रपोजल। तो यहाँ ये इन्विटेशन टू मेक ए प्रपोजल इसलिए है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को इनवाइट कर रहा है कि दूसरा पर्सन अगर ये काम करना चाहता है, उसमें एंटर होना चाहता है, तो वो उसको हम इनवाइट कर रहे हैं। उसकी इनविटेशन को एक्सेप्ट किया जाना या ना किया जाना वो अगली स्टेज होती है। तो ये दो टर्म्स जो होती हैं जिसको हमने यहाँ मेंशन किया वो कौन कौन सी हैं, इंटेंशन टू मेक ए प्रपोजल और इनविटेशन टू मेक ए प्रपोजल। इन्हें प्रपोजल नहीं कहा जाता, रीज़न बीइंग कि यहाँ दो पार्टीज़ भी हैं, यहाँ विलिंगनेस को जानने का पर्पज़ भी है, लेकिन इनमें हमारी इंटेंशन दूसरे पर्सन की विलिंगनेस को, दूसरे पर्सन की हाँ को जानना नहीं होता है। इसीलिए जब हम प्रपोजल के फीचर्स की बात करते हैं तो उसका जो थर्ड पॉइंट जो हमने पहले अभी मेंशन किया था वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजल इज़ टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। इसके बाद हम इस चैप्टर का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट को मेंशन किया तो हमने क्या कहा, ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब यहाँ पर हमने जो हेडिंग डिस्कस करना है वो है एलिमेंट्स और मेन फीचर्स ऑफ प्रपोजल। एक प्रपोजल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए, या उसमें हमारा हेडिंग रहेगा लीगल रूल्स एज टू प्रपोजल। एक प्रपोजल के लीगल होने के लिए उसमें कौन कौन से रूल्स होने चाहिए। जब हम लीगल रूल्स की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि अगर एक प्रपोजल हमने रखी और हमने लीगल रूल्स फॉलो कर लिए तो उस केस में जब वो लीगल रूल्स को फॉलो करते हुए रखी गई है तो एक्सेप्ट होने के बाद वो लीगल एक्सेप्टेंस बन जाएगी और वो लीगल एग्रीमेंट बन जाएगा। इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो यहाँ ये सारी बातें अगर फॉलो की जाती हैं प्रपोजल रखते समय तो वो एक प्रपोजल को लीगल बनाती हैं। एक प्रपोजल के लीगल रूल्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहला पॉइंट है वो हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। द प्रपोजल मस्ट बी मेड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। सबसे पहला पॉइंट है द प्रपोजल मस्ट बी मेड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। प्रस्ताव वैधानिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से होना चाहिए। सबसे पहले चैप्टर में जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था वो यही था कि हम किसी पर्सन के सामने किस लिए प्रपोजल रख रहे हैं कि हम दूसरे पर्सन की विलिंगनेस को जानना चाहते हैं और दूसरे पर्सन से हम लीगल रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। अगर हम लीगल रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो वो लीगल प्रपोजल बनेगी, नहीं तो वो लीगल प्रपोजल नहीं बनेगी। जैसे हमने पहले भी कहा कि अगर जो सोशल एग्रीमेंट्स होता है, जो सोशल सिचुएशंस होती हैं, जो पॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं, जो दुनियादारी वाली सिचुएशंस होती हैं, उसमें हमारी इंटेंशन दूसरी पार्टी को लीगल ऑब्लिगेशन में बांधना नहीं होती। आपने अपने दोस्त के साथ पिक्चर देखने का प्रोग्राम बना लिया, घूमने का प्रोग्राम बना लिया, खाने खाने का प्रोग्राम बना लिया, तो यहाँ उसने अगर हाँ भी कर दी तो हम दूसरे पर्सन के साथ लीगल रिलेशन एस्टैब्लिश करना नहीं चाहते थे, तो वो लीगल प्रपोजल नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक कंपनी के सामने ऑर्डर प्लेस करते हैं कि आप उनसे इतने लाख का सामान खरीदना चाहते हैं तो हमारी इंटेंशन उसके साथ लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की है, वो लीगल प्रपोजल मानी जाती है। यहाँ आप जो हमने सबसे पहले चैप्टर में पॉइंट एक केस डिस्कस किया था बेलफोर वर्सेस मिसेस बेलफोर का, यहाँ उसे भी आप एग्जाम्पल के रूप में मेंशन कर सकते हैं। सेकंड फीचर जो होता है लीगल रूल्स में वो है द टर्म्स ऑफ प्रपोजल मस्ट बी सर्टेन नॉट वे। प्रस्ताव की शर्तें निश्चित होनी चाहिए
मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक प्रपोज़ल रख रहे हैं, उसके जो कंटेंट हैं, उसके जो अंदर जो पॉइंट्स हैं, वो क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, वो सर्टेन होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, वो मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए। आप दुकान पर गए, आपने कहा कि ये टीवी मुझे 50,000 रुपये में दे दो, क्लियर है, आप टीवी की बात कर रहे हैं, आप स्पेसिफिक टीवी की बात कर रहे हैं, आप प्राइस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसे ये कहें कि ये टीवी मुझे दे दो, इसके बदले में मैं आपको कुछ ना कुछ दे दूंगा, क्या आप मुझे ये टीवी दे दोगे, तो यहाँ इस तरह की जो प्रपोज़ल है उसका कोई भी मतलब नहीं होगा। जो प्रपोज़ल होती है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, बिना किसी कन्फ्यूज़न के होनी चाहिए। इसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है प्रपोज़ल में भी जनरल प्रपोज़ल और स्पेसिफिक प्रपोज़ल। दो तरह की प्रपोज़ल हो सकती है, जनरल और स्पेसिफिक प्रपोज़ल। ये पॉइंट आपको बड़े अच्छे से समझ आना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट के साथ जुड़े हुए बहुत सारे पॉइंट्स अगले चैप्टर में इंटरकनेक्टेड हैं। पहला पॉइंट है स्पेसिफिक प्रपोज़ल। स्पेसिफिक प्रपोज़ल का मतलब आपने ए के सामने, अपने दोस्त ए के सामने प्रपोज़ल रखी कि क्या वो आपका मोटरसाइकिल 25,000 रुपये में ख़रीदेगा। तो आपने प्रपोज़ल किसके सामने रखी? ए के सामने। आपने एक व्यक्ति विशेष के सामने रखी। आप किसकी विलिंगनेस जानना चाहते हैं? आप ए की विलिंगनेस जानना चाहते हैं कि वो हाँ करे या वो ना करे। ये ए की मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अब इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ए को होगा, कोई भी दूसरा पर्सन उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो स्पेसिफिक प्रपोज़ल का मतलब एक ऐसी प्रपोज़ल जो एक व्यक्ति विशेष के सामने ही रखी जाती है। आपने ए के सामने प्रपोज़ल रखी तो वो ए के लिए रखी गई प्रपोज़ल है, किसी और को उसमें एंटर करने का कोई भी अधिकार किसी भी तरह से किसी भी पर्सन को नहीं मिलेगा। दूसरी प्रपोज़ल होती है जनरल प्रपोज़ल। वो प्रपोज़ल जो एक व्यक्ति विशेष के सामने ना रखी गई हो, जो पूरी की पूरी जनता के सामने रख दी गई हो, जो पूरे के पूरे संसार के सामने रख दी गई हो, उसे जनरल प्रपोज़ल कहा जाता है। एक पर्सन का एक सपोज़ बैग गुम जाता है जिसमें उसका बहुत सारा कीमती सामान है, उसमें बहुत सारे पैसे भी हैं। वो अखबार में एडवर्टीज़मेंट देता है कि जो कोई भी मेरे गुमे हुए सामान को, गुमे हुए बैग को ढूंढ करके लाएगा, मैं उसे 25,000 रुपये इनाम दूंगा। यहाँ वो प्रपोज़ल उसने एक व्यक्ति विशेष के सामने नहीं रखी है, उसने किसके सामने रखी है? सभी के सामने। जो कोई भी, जिसको भी वो बैग मिलेगा उसे वो इनाम प्राप्त करने का अधिकार होगा। लेकिन इस पर भी बहुत सारी शर्तें लागू होती हैं जो हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। जनरल प्रपोज़ल को कोई भी स्वीकार कर सकता है। इसका हम एक यहाँ एग्जाम्पल मेंशन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए केस। जैसे हमने कहा था कि इसमें लीडिंग केसेस आएंगे, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए केस, क्योंकि ये केस बहुत सारे चैप्टर्स में रेफरेंस बनता है। वो केस था दैट वाज बिटवीन मिसिस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। मिसिस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का जो केस था, उसकी स्टोरी इस तरह से थी कि कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एक दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी थी, फार्मास्यूटिकल एक कंपनी थी। उन्होंने एक दवाई बनाई, इन्फ्लुएंजा की, सर्दी जुकाम की एक दवाई बनाई, और उन्होंने अखबारों में एडवर्टीज़मेंट दे दी कि जो कोई भी उनके द्वारा बनाई गई मेडिसिन का एक स्पेसिफिक तरीके से यूज़ करेगा, कि वो 2 सप्ताह में रोज़ प्रतिदिन 3 बार उनकी दवाई खाएगा, तो उसे कभी भी इन्फ्लुएंजा नाम की, सर्दी जुकाम की कोई बीमारी नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने ये मेंशन किया कि अगर उनकी दवाई को यूज़ करने के बाद भी किसी पर्सन को ये बीमारी हो जाती है तो कंपनी उसे 100 पाउंड जुर्माने के रूप में देगी। मिसिस कार्लिल ने इस एडवर्टीज़मेंट को पढ़ा और उन्होंने उस कंपनी की इस पर्टिकुलर मेडिसिन को, स्मोक बॉल को प्रॉपर तरीके से यूज़ किया, लेकिन उसके कुछ समय के बाद उन्हें फिर से वो बीमारी हो गई जिसके लिए उन्होंने दवाई ली थी। उन्होंने कंपनी पर केस फाइल कर दिया कि मैंने आपकी बताई ऑफ़र को स्वीकार किया है और मुझे फिर भी ये बीमारी हो गई है, इसलिए मुझे अब कंपनसेशन मिलना चाहिए 100 पाउंड का। कंपनी ने उसे वो इनाम या कंपनसेशन देने से मना कर दिया। मामला कोर्ट में गया, तो कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया वो ये दिया गया कि कंपनी के द्वारा रखी गई ऑफ़र एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं थी, रादर दैट वाज अ जनरल ऑफ़र। वो एक ओपन ऑफ़र थी, और जिस पर्सन ने उसे पढ़ लिया, जिसने उसे समझ लिया, जिसने उसे मान लिया, तो वो पर्सन
कंपनी पर केस कर सकता था। मिसिस कार्लिल को कंपनी पर केस फाइल करने का अधिकार था और वो केस मिसिस कार्लिल जीत गई। कंपनी को ये कहा गया क्योंकि ये जनरल ऑफर है तो इसे कोई भी स्वीकार कर सकता है। यहाँ पर कंपनी को उस मिसिस कार्लिल को ये कंपनसेशन देने के लिए कहा गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रपोजल है वो दोनों तरह की हो सकती है। व्यक्ति विशेष के सामने अगर वो रखी गई तो वो स्पेसिफिक होगी, अगर वो जनरल है तो इसका मतलब वो सभी के सामने ओपन है, कोई भी उसे स्वीकार कर सकता है। इसके बाद जो फोर्थ फीचर है जो एक प्रपोजल को लीगल बनाता है वो होता है प्रपोजल में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब आपने अपने जिस पर्सन से उसे एक्सेप्ट करवाना है उसके सामने एक्सप्रेस कर दिया, बता दिया, कन्वे कर दिया, उसके सामने बोल करके, लिख करके, उसको मैसेज सेंड करके सब कुछ बता दिया, तो वो प्रपोजल एक्सप्रेस है जिसमें सब कुछ बता दिया जाता है, कुछ भी छुपाया नहीं जाता है, किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न पेंडिंग नहीं होता। इम्प्लाइड प्रपोजल का मतलब होता है जिससे आप कॉमन सेंस कहते हैं, जिसे आप ऑब्वियस कह देते हैं कि ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। आप दुकान से सामान खरीदते हैं तो इसका मतलब आप पेमेंट करेंगे। आप बस में ट्रैवल करते हैं तो इसका मतलब आपने बस में ट्रैवल करने की शर्तें मान ली, आपको उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी, टिकट लेना पड़ेगा। तो प्रपोजल दोनों तरह की हो सकती है। एक्सप्रेस जब वो बता दी जाती है, इम्प्लाइड बाय डिफ़ॉल्ट जिसका मतलब है कि दूसरा पर्सन जब उसे मानेगा तो उसके साथ जुड़ी हुई सारी बातें उसको फॉलो करनी ही करनी पड़ेंगी। फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जो इसका फीचर होता है वो होता है प्रपोजल शुड बी इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट। प्रपोजल शुड बी इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट एंड नॉट एन ऑर्डर। किसी पर्सन के सामने अगर आप ऑफ़र रख रहे हैं तो आप उसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप उससे पोलाइटली पूछेंगे, आप उसकी विलिंगनेस को जानना चाहते हैं। आप उसे ऑर्डर नहीं कर सकते, आप उसे थ्रेट नहीं कर सकते, आप उसको धमकी देकर वो चीज़ उससे मनवाने की कोशिश नहीं कर सकते। तो प्रपोजल रिक्वेस्ट के फॉर्म में होनी चाहिए, एक सिंपल सॉबर पोलाइट वे में होनी चाहिए। आप किसी पर्सन को ऑर्डर करके किसी काम को करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसके वैलिड होने के लिए एक और इसका फीचर होता है वो है द प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड। आप किसी पर्सन के सामने अगर प्रपोजल रखते हैं तो वो प्रपोजल जब तक आप रखना चाहते हैं तो जब तक आप उसे वो बताएंगे नहीं तो वो उसे मानेगा कैसे, उसे स्वीकार कर ही नहीं सकता। आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आप ये सोचें कि इस प्रॉपर्टी की कीमत 10 लाख रुपए है, मैं इसे 15 लाख में बेच दूंगा, फिर उसके बाद मैं एक और प्रॉपर्टी खरीद लूँगा, फिर मैं उसे बेच दूंगा, फिर मैं उसे एक और प्रॉपर्टी खरीद लूँगा। आप सोचते सोचते अपने आप को करोड़पति बना लें, लेकिन आप उसको प्रॉपर्टी को बेचने की ऑफ़र अगर किसी के सामने रखें ही ना तो ये सिर्फ एक ड्रीम रह जाएगा। अगर आप उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं तो जिसे बेचना चाहते हैं उस पर्सन के सामने आपको जा कर के बताना पड़ेगा कि क्या वो आपकी प्रॉपर्टी खरीदेगा। तो जो प्रपोजल है जब तक वो कम्युनिकेट नहीं होती उसका कोई भी लीगल मायना नहीं होता। आपने कंपनी को ऑर्डर प्लेस करना है, सारा ऑर्डर आपने नोट कर लिया, सारा ऑर्डर आपने लिख लिया, लेकिन उस कंपनी को आपने वो मेल नहीं किया, उनको आपने फ़ोन नहीं किया, उनको आपने वो इन्फॉर्मेशन कन्वे ही नहीं की, तो इसका मतलब ऑफ़र कम्युनिकेट ही नहीं हुई। आप सोचते रहें, आप सिर्फ और सिर्फ सोचते रहें, तो ये स्टेट ऑफ माइंड है। अगर स्टेट ऑफ माइंड कम्युनिकेट नहीं होगी तो उसका कोई भी मतलब नहीं होगा। इसी पॉइंट को हम एक और लीडिंग केस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन का लॉ की भाषा में कितना ज़्यादा मतलब होता है। वो है केस लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। ये केस भी एक फिल्मी स्टोरी की तरह ही होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। इस केस में अब दो करैक्टर हैं, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। इसमें स्टोरी क्या थी कि लालमन शुक्ला गौरीदत्त के यहाँ मुनीम था, अकाउंटेंट का काम करता था। लालमन शुक्ला वाज एन अकाउंटेंट इन द ऑफिस ऑफ गौरीदत्त। अब यहाँ पर क्या हुआ कि गौरीदत्त का भतीजा गुम गया, और गौरीदत्त का जब भतीजा गुम गया तो उसने अपने भतीजे को ढूंढने के लिए बहुत सारे लोगों को काम दिया। उसने गौरीदत्त को भी ये कहा कि उसके भतीजे को ढूंढ करके लाए। गौरीदत्त उसके भतीजे को लालमन शुक्ला गौरीदत्त के यहाँ मुनीम था, और
गौरीदत्त का भतीजा गुम गया। उसने लालमन शुक्ला को ये कहा कि उसके भतीजे को ढूंढ करके लाए और लालमन शुक्ला उसके भतीजे को ढूंढते हुए बहुत जगह पर घूमता फिरता रहा, उसे उसका भतीजा नहीं मिला। इन बिटवीन उसने जो मालिक था उसने अपने भतीजे को ढूंढ करके लाने के लिए एक एडवर्टीज़मेंट दे दी और उसमें ये मेंशन किया गया कि जो कोई भी उसके भतीजे को ढूंढ करके लाएगा उसे 501 रुपये का इनाम दिया जाएगा। लालमन शुक्ला भी उसके भतीजे को ढूंढ रहा था, उसे इस तरह के एडवर्टीज़मेंट की कोई भी जानकारी नहीं थी, इस तरह के इनाम की कोई भी जानकारी नहीं थी और उसे गौरीदत्त का भतीजा मिल गया। उसने आकर के वो गौरीदत्त को दे दिया और उस भतीजे को हैंड ओवर करने के बाद लालमन को ये पता चला कि गौरीदत्त ने ये अब ये घोषित किया हुआ था कि अखबारों के थ्रू कि जो कोई भी भतीजे को ढूंढ करके लाएगा उसे 501 रुपये इनाम दिया जाएगा। उसने अपने मालिक से इनाम की मांग की, लेकिन उसके मालिक ने उसे इनाम देने से मना कर दिया। मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने ये कहा कि लालमन शुक्ला जिसके भतीजे को ढूंढ करके लाया है उसके ढूंढ के लाने पर इनाम भी रखा गया था, लेकिन यहाँ पर लालमन शुक्ला ने जब उसके भतीजे को ढूंढ लिया, भतीजे को अपने मालिक को दे दिया, उस समय तक उससे उस ऑफ़र की, उस इनाम की कोई भी जानकारी नहीं थी। वो ऑफ़र उस तक पहुंची ही नहीं थी। तो जो ऑफ़र उस तक कम्युनिकेट ही नहीं हुई है उसका कोई भी लीगल इफ़ेक्ट, उसका कोई भी लीगल एडवांटेज उसे नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऑफ़र का कम्युनिकेट होना ज़रूरी है। अगर वो कम्युनिकेट नहीं होगी तो वो कोई भी लीगल सिचुएशन नहीं बनती है। फिर इसके बाद इसका जो वैलिड होने के लिए नेक्स्ट जो फीचर है वो है द स्पेशल टर्म्स ऑफ प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अगर आप एक प्रपोज़ल को मनवाना चाहते हैं और उस प्रपोज़ल के साथ बहुत सारी शर्तें भी मनवाना चाहते हैं तो वो शर्तें भी आपको दूसरी पार्टी तक पहुंचानी ज़रूरी होंगी, वो भी आप कम्युनिकेट करेंगे, नहीं तो उसका कोई भी लीगल इफ़ेक्ट अराइज नहीं होगा। आप बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट देखते हैं जिसमें ये मेंशन किया जाता है 50 + 50% डिस्काउंट और स्टार लगा करके शर्तें लागू लिख दिया जाता है। 75 + 25% डिस्काउंट स्टार लगा करके शर्तें लागू लिख दिया जाता है। इस तरह से वो जो स्टार लगाते हैं, शर्तें लागू करते हैं, तो शर्तों का मतलब कि बहुत सारी बातें इस डिस्काउंट वाली स्कीम पर लागू होती हैं। तो वो आपको वो चीज़ें भी डायरेक्टली कन्वे कर रहे होते हैं। आप 50 + 50 को अगर 100 मान करके चलें तो ऐसा नहीं होता। 50 और 75 + 25 को 100% डिस्काउंट मान करके चलें तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शर्तें लागू हैं। अगर आप एक प्रपोजल दूसरी पार्टी से मनवाना चाहते हैं, उसके साथ जुड़ी हुई शर्तें भी मनवाना चाहते हैं, तो वो स्पेशल कंडीशन भी आपको उस कंसर्न पार्टी को कन्वे करनी ही करनी पड़ेंगी। ये पॉइंट इस चैप्टर के अगले हिस्से में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो इसका वैलिड होने के लिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो होता है प्रपोजल मस्ट बी फॉर पॉसिबल एक्ट। किसी भी प्रपोज़ल को जब आप दूसरे पर्सन के सामने रखेंगे तो वो प्रपोज़ल ऐसी होनी चाहिए जो पॉसिबल एक्ट के बारे में हो, क्योंकि हमने पहले भी मेंशन किया है कि इम्पॉसिबल रिमेन्स इम्पॉसिबल इवन इन द आइज़ ऑफ लॉ। अगर हम जादू टोने से खजाने ढूंढ के लाने की बात करते हैं, मरे हुए आदमी को ज़िंदा करने की बात करते हैं, इस तरह की कोई ऑफ़र करते हैं, तो उसका कोई भी लीगल इफ़ेक्ट अराइज कभी किसी भी स्टेज पर होगा ही नहीं, क्योंकि वो प्रपोज़ल पॉसिबल एक्ट को करने के बारे में है ही नहीं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स मिल करके एक प्रपोज़ल को लीगल प्रपोज़ल बनाते हैं। ये लीगल रूल्स कहलाते हैं। इसका बड़ा सीधा सा मतलब होता है कि अगर हम लीगल रूल्स को मानते हुए एक प्रपोज़ल दूसरे पर्सन के सामने रखते हैं तो जब वो एक्सेप्ट हो जाएगी तो वो एक्सेप्टेंस भी लीगल हो जाएगी। इसका मतलब हम एक लीगल सिचुएशन, लीगल एग्रीमेंट या एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाएंगे। हम उसमें से अब अपने आप को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर हम विड्रॉ करेंगे तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ेंगे। इस चैप्टर के पहले पार्ट में हम इतना ही कवर करेंगे। इस चैप्टर के अगले पार्ट में हम इससे जुड़े हुए दूसरे पॉइंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।